गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा समान अध्ययन सीरीज सेट जो आपका है 8 नंबर का है और आज जो दिनांक आपके है 27 जुलाई सन 2023। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, प्रॉपर आपकी तैयारी चल रही होगी। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर समान अध्ययन के जितने भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं उनकी एक महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। पहले की तरह इस बार भी कहूँगा कि अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन है, अच्छे प्रश्नों का संग्रह है। कापी पेन लेके बैठिएगा। जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं उसको आप नोट डाउन करिएगा और जो चीज़ आपको आती है आप उसको कोई नोट डाउन करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। आइए शुभारंभ करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा। पूछा गया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 4-5 ऑप्शन आपको दिया गया है और पूछा गया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। पहली चीज़ याद रखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आपका कहाँ पे है, तो वह तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है, ये याद रखिएगा। और स्थापना वर्ष की अगर बात की जाए तो इसका जो सही उत्तर आपका यहाँ पे सही होने जा रहा है ये आपका सही हो जाएगा 1929, है ना। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही होगा। 1929 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी अंग्रेजों के शासनकाल में, जो कि इस समय आपका नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न संख्या अगर यहाँ पे हम 2 की बात करिएगा तो खैरा रोग आपका बहुत ही प्रचलित रोग है जो कि धान से संबंधित है ना। कभी कभी तो 99% केसेस में आपसे यही पूछा जाता है कि खैरा बीमारी या खैरा रोग निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है, तो उत्तर तो आपको यहाँ पहले ही मिल गया, धान से संबंधित है। अच्छा, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि धान में खैरा जो बीमारी होती है उसका कारण क्या है, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन 4 आपको दिया गया है। जस्ते की कमी यानी जिंक की कमी दिया है, फफूंद का प्रकोप दिया है, मैग्नीशियम की कमी दिया है या फिर सोडियम की कमी दिया है। और एक ऑप्शन आपको मुझे लगता है 5वां भी यहाँ पे होना चाहिए। जी हाँ, इनमें से कोई नहीं भी दिया है तो उससे कोई दिक्कत आपको नहीं है, वो आपको डाइवर्ट करने के लिए रखा गया है ना। तो 2 चीज़ यहाँ पे आपको नोट करनी होगी। पहली चीज़, खैरा बीमारी का संबंध किससे है, तो आप बताइएगा धान से है। और किसकी कमी से ये होता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका उत्तर जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जस्ता की कमी से जो है ये होता है, जिंक की कमी से होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। प्रश्न संख्या 3 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है साइमन कमीशन भारतीय इतिहास से लिया गया क्वेश्चन, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट, मॉडर्न और मेडुअल, ये 3 भाग आपके इतिहास के होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं वह जो है मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं, यानी जो आधुनिक भारत का इतिहास है, स्पेशली 1885 के बाद 1885 से 1947 के बीच की जो हिस्ट्री है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हर एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। प्रश्न क्या पूछा गया है, पूछा गया कि साइमन कमीशन पहली बार कब आया था, यह आपसे पूछा गया है। 1926 है, 1928 है, 1915 है या फिर 1921 है। और 5वां ऑप्शन आपके लिए दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था, अगर गठन आपसे पूछा जाए, अगर आपसे गठन पूछा जाए किस वर्ष हुआ था, तो आप बताइएगा 1927, है ना। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, 1927 में हुआ था। एक 6 सदस्यीय ये अंग्रेजों का ग्रुप था और इसकी विशेषता ये थी कि इसमें कोई भी जो है भारतीय नहीं था, है ना। गठन पूछा जाएगा 27 बताइएगा। यहाँ पे प्रश्न जो आपसे पूछा गया है वह ये पूछा गया है कि साइमन कमीशन किस वर्ष पहली बार भारत आया था, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आपका हो जाना चाहिए 1928 में, है ना। 1927 में गठन होता है, 6 मेंबर इसमें होंगे और सब के सब क्या है, श्वेत होते हैं यानी वाइट होते हैं, अंग्रेज होते हैं। इसी कारण इस कमीशन को वाइट कमीशन भी कहा गया था। 28 में भारत आया था, याद रखिएगा। इसमें कोई भी आपका भारतीय सदस्य नहीं था, इसी कारण जो है इसको श्वेत कमीशन कहा गया और जगह जगह इसका जो है विरोध किया गया था। और इसी विरोध के परिणाम स्वरूप 1928 में ही जो है पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज में मृत्यु हो जाती है ना। तो इतनी चीज़ें हैं साइमन कमीशन से। गठन 1927 में, भारत आया 1928 में। प्रश्न संख्या 4 की बात करिएगा। इन्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण से भी प्रश्न आपके बन जाते हैं निश्चित रूप से। पूछा गया है कि अम्लीय वर्षा, है ना, अम्लीय वर्षा का कारण क्या है, यह आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है।
कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन दिया गया है, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड दिया है, और ऑप्शन डी आपका दिया गया है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा होने का कारण क्या है, यह आपसे पूछा गया है। तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि अम्लीय वर्षा में कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड का कोई योगदान नहीं होता है ना। अम्ल वर्षा होने का कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पे वो आप ऑप्शन काट दीजिए। एलिमिनेट करने का तरीका सीखिए, है ना, एलिमिनेट करने का ऑप्शन को तरीका खोजिए, क्योंकि 4 में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा में सहायक नहीं है, तो ऑप्शन ए में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरी चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड बी में भी आपको दिखाई दे रही है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, ओजोन भी जो है वह इसमें शामिल नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। सही क्या है तब इसको देख लेते हैं। ऑप्शन डी में दिया है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इसका जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा, हाँ, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है। ये जब जो है जल के कण में घुलते हैं तो अम्ल वर्षा होती है, एसिड रेन होती है ना। तो ये तो यौगिक मैंने बता दिया किसकी वजह से अम्ल वर्षा होती है, एसिड रेन होती है। अब अम्ल वर्षा की अगर बात करिए, विश्व में सर्वाधिक अम्ल वर्षा किस देश में होती है, आप बताइएगा। नॉर्वे। कंट्री ऑफ मिडनाइट सन, मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे है, जहां पर आपका सबसे अधिक अम्ल वर्षा होती है, ये याद रखिएगा। और अगर आपसे ये पूछ दे कि किस स्थान पर, विश्व में किस स्थान पर पहली बार अम्ल वर्षा सूचना केंद्र की स्थापना की गई थी, अम्ल वर्षा सूचकांक की स्थापना की गई थी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी में, है ना। तो दोनों ही चीज़ें आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। प्रश्न संख्या अगर यहाँ पे हम 5 की बात करें तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है और यहाँ से भी प्रश्न आपका बनेगा। अखिल भारतीय किसान महासभा की पहली बैठक का आयोजन जो है वह किस शहर में किया गया था, यह आपसे पूछा गया है। अखिल भारतीय किसान महासभा की पहली बैठक आपकी हुई थी, किस वर्ष हुई तो बताइएगा। वर्ष तो मुझे ध्यान नहीं है, यहाँ फिलहाल यहाँ ही पूछा गया कहाँ पे हुई थी। तो लखनऊ दिया है, कलकत्ता दिया है, नई दिल्ली दिया है, मुंबई दिया है और इनमें से कोई नहीं दिया है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, लखनऊ, कलकत्ता, नई दिल्ली और आपका मुंबई। पूछा गया कि अखिल भारतीय किसान महासभा की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, है ना। यहाँ पे आपका सही उत्तर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो है इसका पहला बैठक, किसान महासभा का पहला अधिवेशन का आयोजन किया गया था। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पे 6 की अगर बात करिएगा, हाँ देखिए, चुने हुए मैं प्रश्न लेके आया हूँ। निश्चित रूप से जो है इस प्रश्नों को देखिए, इसका उत्तर दीजिए, आत्म मूल्यांकन करिए कि आपकी तैयारी किस दिशा में चल रही है और किस दिशा में आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा समय आपके पास है नहीं ना। विटले पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। वन्यजीव संरक्षण, वैश्विक शांति, मानव अधिकार, पत्रकारिता और इनमें से कोई नहीं। विटले पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, यह आपसे पूछा गया है। वन्यजीव संरक्षण है, वैश्विक शांति है, मानव अधिकार और पत्रकारिता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो आपका इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी वन्य जीवों से संरक्षण का आपका ये पुरस्कार है, विटले पुरस्कार, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। प्रश्न संख्या अगर यहाँ पे देखा जाए 7वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईवीएस के चुनिंदा प्रश्नों को लिए गया है ताकि आप इस सेक्शन से बनने वाले प्रश्न आपके गलत ना होने पाए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, अम्लीय वर्षा है, ओजोन परत है, संकटग्रस्त प्रजाति है या इनमें से कोई नहीं है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करिएगा 1987 ईस्वी में कनाडा का एक शहर पड़ता है मॉन्ट्रियल नामक स्थान पे वैश्विक बैठक का आयोजन किया गया था और इस बैठक में ओजोन संरक्षण से संबंधित प्रयासों पर चर्चा की गई थी। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका संबंधित है, किससे संबंधित है, तो आप बताइएगा, ओजोन परत के संरक्षण संबंधित, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करिएगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट 1997 में जो है आपका होता है जापान में क्योटो
क्योटो बैठक का आयोजन होता है, क्योटो प्रोटोकॉल का आयोजन किया जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट संबंधित है। और संकटग्रस्त प्रजातियों की अगर बात करिएगा तो संकटग्रस्त प्रजातियों की एक लिस्ट जारी की जाती है, जिसे आप कहते हैं क्या, रेड डाटा बुक कहते हैं। और ये इस लिस्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, ये आपसे पूछा जाता है, तो आप बता दीजिएगा। IUCN एक संस्था है, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि रेड डाटा बुक का प्रकाशन करता है। यदि कोई जीव 40 वर्षों में, पिछले 40 वर्षों में अपने प्राकृतिक आवास में ना देखा जाए तो उसको विलुप्त की श्रेणी में रख दिया जाता है ना। चलिएगा, प्रश्न संख्या यहाँ पे 8 की बात करिएगा। इंपॉर्टेंट नदी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को आप जैविक मरुस्थल की नदी के नाम से जानते हैं, है ना। किस नदी को जैविक मरुस्थल की नदी के नाम से भी जानते हैं? स्वर्णरेखा नदी, उत्तरी कोयल, दामोदर या फिर यमुना नदी, है ना। देखिएगा, इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, भौतिक भूगोल का क्वेश्चन है ये, स्पेशली नदियों का क्वेश्चन है। किस नदी को जैविक मरुस्थल की नदी के नाम से भी जाना जाता है? स्वर्णरेखा दिया है, उत्तरी कोयल दिया है, दामोदर दिया है या फिर यमुना दिया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा हाँ, ऑप्शन सी यानी दामोदर नदी जो है इसका सही उत्तर होगा। दामोदर नदी कहाँ कहाँ बहती है तो बताइए। झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। छोटा नागपुर के पठार को 2 भाग में डिवाइड करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता याद रखिएगा, रिफ्ट वैली, है ना, रिफ्ट घाटी से होकर प्रवाहित होती है, भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। हजारीबाग का पठार और हजारीबाग का पठार और रांची के पठार के बीच में प्रवाहित होती है। इसी नदी को आप जैविक मरुस्थल की नदी के नाम से जानते हैं, या इसी को आप जीवाश्मों की नदी भी कहते हैं, या इसी को जो है आप क्या कहते हैं, भारत की कोल रिवर यानी कोयला नदी भी कहते हैं, क्योंकि जितने भी भारत के महत्वपूर्ण कोयला की खदानें हैं, कोयला क्षेत्र हैं, वह इसी नदी घाटी में अवस्थित है ना। तो दामोदर नदी, 3 क्वेश्चन याद रखिएगा। जैविक मरुस्थल की नदी, जीवाश्मों की नदी या कोयला नदी के रूप में से जाना जाता है, भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है, रांची का पठार और साथ ही साथ हजारीबाग के पठार को 2 भागों में डिवाइड करती है। चलिएगा, नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपके लिए यहाँ पे दिया गया है, प्रश्न संख्या 9 की बात कर लीजिए। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है ना। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है? राजगिरी है, पाटलिपुत्र दिया है, चंपा दिया है, वैशाली दिया है या फिर इनमें से कोई नहीं दिया है। बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है, मगध की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, राजगृह। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही होगा, राजगृह सही हो जाएगा। और इसी राजगृह में जो है सप्तपर्णी गुफा है, जहाँ पर अजातशत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। किस वर्ष किया जाता है तो आप बताइएगा। 483 ईसा पूर्व, है ना, जबकि महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, एक्सपायर हुए थे। चलिएगा, प्रश्न संख्या 10 की बात कर लीजिएगा। तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बाघ टाइगर रिजर्व 2 राज्यों में फैला है ना। कौन सा टाइगर रिजर्व जो है वह 2 राज्यों में फैला है, यह आपसे पूछा गया है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व दिया है, मानस अभ्यारण्य दिया है, सिमलीपाल दिया है और सरिस्का दिया है ना। देखिएगा, इनमें से कोई नहीं भी दिया है। कौन सा टाइगर रिजर्व आपका 2 राज्यों में फैला है, ये आपसे पूछा गया है। तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि मानस अभ्यारण्य केवल असम में है। मानस अभ्यारण्य कहाँ पे है? केवल असम में है। सिमलीपाल केवल आपका उड़ीसा राज्य में है। हालांकि दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों पूछे जाते हैं। मानस अभ्यारण्य असम में, सिमलीपाल अभ्यारण्य आपका उड़ीसा में, सरिस्का अभ्यारण्य केवल कहाँ पे है तो आप बताइएगा, राजस्थान में, है ना। 2 राज्यों में फैला अभ्यारण्य कौन है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा बांदीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि कर्नाटक में है और साथ ही साथ इसका कुछ पोर्शन जो है पूर्व में आंध्रा में भी टच करता है, तो इसको भी आपको ध्यान देना होगा, है ना। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक। चलिएगा, प्रश्न संख्या 11 की बात कर लीजिएगा। विश्व की एकमात्र ऐसी झील जो भूमध्य रेखा पर स्थित है। वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न जो हैं आपकी काबिलियत को दिखाएंगे। अगर आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं तो यदि आपके प्रश्न सही होते हैं ऐसे, तो आप निश्चित रूप से मेरिट रैंकिंग में जो है 100 छात्रों के ऊपर आप पहुंच जाएंगे, है ना। विश्व की एकमात्र ऐसी झील जो कि विषुवत रेखा पर स्थित है। लेक टाना दिया है, लेक एडवर्ड दिया है, लेक विक्टोरिया दिया है, लेक नासिर दिया है या फिर लेक टांगानिका दिया है ना। याद रखिएगा, इस प्रश्न का जो उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी होगा।
हाँ, इस प्रश्न का जो उत्तर आपका है वह ऑप्शन सी है, यानी लेक विक्टोरिया। विक्टोरिया झील की अगर बात करिएगा तो विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, मूलतः मीठे पानी की झील है। और यह भी आपको याद रखना है 3 देशों को स्पर्श करती है। यह झील विश्व की एकमात्र ऐसी झील जो कि भूमध्य रेखा पर स्थित है या विषुवत रेखा पर स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे सही होने जा रहा है लेक विक्टोरिया, यानी विक्टोरिया झील विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, सुपीरियर के बाद। कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है उन देशों के नाम जो कि इस झील को स्पर्श करते हैं, विक्टोरिया झील को स्पर्श करते हैं। और अंत में एक फैक्ट मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे लेक विक्टोरिया से ही जो है वाइट नील का उद्गम होता है, नील नदी का उद्गम होता है, जो कि विश्व की सबसे लंबी क्या है, नदी है ना। प्रश्न संख्या 11 की बात करिएगा। इंडियन ज्योग्राफी क्वेश्चन है, खनिज वितरण से संबंधित है। नामचिक नामकुक कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है ना। नामचिक नामकुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, यह आपसे पूछा है। आपने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा है, आपने भारत का खनिज पढ़ा है, आपने झरिया पढ़ा है, आपने धनबाद पढ़ा है, आपने रानीगंज पढ़ा है, लेकिन आपने यह नहीं पढ़ा है, तो निश्चित रूप से जो है ये प्रश्न आपके लिए क्या हो जाएगा, मेरिट को डिमेरिट करेगा अगर आप नहीं कर पाते हैं तो, है ना। नामचिक नामकुक क्षेत्र किस राज्य में है, तो यह आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, है ना। अरुणाचल प्रदेश में ये नामचिक नामकुक क्षेत्र स्थित है, ये आपको ध्यान रखिएगा। झारखंड की अगर बात कर लीजिएगा तो झारखंड में झरिया हो गया, धनबाद हो गया, कर्णपुरा हो गया, गिरिडीह आपका हो गया। पश्चिम बंगाल में रानीगंज आपका हो जाएगा। तमिलनाडु में नेवली की खान हो जाएगा। यह सभी खाने ऐसी हैं जो कि फेमस हैं, किस लिए, हाँ, कोयला के उत्पादन के लिए फेमस है ना। आज के सेशन का जो 13वां क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। पंचायती राज। पंचायती राज विषय जो है वो किस सूची का विषय है, राज्य सूची है, संघ सूची है, समवर्ती सूची है, ए तथा बी दोनों है ना। पंचायती राज याद रखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 है ना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 और याद रखिएगा नीति निर्देशक तत्वों के अधीन अनुच्छेद 40। इन दोनों का संबंध जो है पंचायती राज से है। 73वां संविधान संशोधन होता है और इसी संशोधन के परिणाम स्वरूप जो है पंचायती राज को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है। किस सूची का विषय है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन ए राज्य सूची का यह विषय है। तो यह भी ध्यान रखिएगा। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई पंचायती राज के बारे में, अनुच्छेद दोनों याद रखिए, 243 और 40 याद रखिएगा, पंचायती राज से रिलेटेड है। 73वां अमेंडमेंट याद रखिएगा और साथ में यह भी याद रखिएगा कि किस वर्ष 1959 ईस्वी में जो है राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ माना जाता है भारतवर्ष में। ये भी आपको ध्यान देना होगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा राष्ट्रीय पंचायत दिवस, है ना, पंचायत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। चलिएगा, प्रश्न संख्या 13 की बात करिएगा। हाँ, मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही साथ घुमाने वाला क्वेश्चन भी है, आप लोग इसको गलत करेंगे, है ना। मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे, आप इन प्रश्नों को देखिए, प्रश्नों का स्तर देखिए, कमेंट सेक्शन में इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करिए। और जब आपका यह वीडियो समाप्त होता है तो खुद की ईमानदारी के साथ अपने जो अंक हैं वह आप मुझे शेयर करिए, ताकि मैं ये अनुमान लगा सकूं कि आप जो है किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, किधर आपको जो है पढ़ना है। और बाद में ऑफलाइन क्लासेस में मैं उस पर जो है आपको मेहनत करूंगा, ताकि वह हिस्सा आपका क्या हो, वह हिस्सा आपका सुधर सके, है ना। मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 10, 11, 6, 7 या फिर इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको बताया था ऑफलाइन क्लासेस में कि जो आपका अनुच्छेद 51 है, पहली चीज़ अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51A कहिएगा, अनुच्छेद 51 क कहिएगा। इसे जो है 42वें अमेंडमेंट, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। और 42वां संशोधन आपका होता है 1976 ईस्वी में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के प्रस्ताव पर, है ना। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, है ना। 51A का पहले अस्तित्व ही नहीं था,
42वें अमेंडमेंट से इसको जोड़ा जाता है, 10 मूल कर्तव्य जोड़े जाते हैं। मतलब ये कि मूल संविधान की यहाँ पे बात हो रही है, तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। ऑप्शन यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन ई आपका सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा बड़ा सा जीरो, जीरो जो है, जीरो मौलिक कर्तव्य थे यहाँ पे, ये आपको ध्यान देना होगा, है ना। इसके बाद 86वां अमेंडमेंट होता है, 86वां संशोधन होता है, और उसके तहत एक मूल कर्तव्य आपका और जोड़ लिया जाता है। तो मूल कर्तव्यों की संख्या हो गई 11। आज की डेट में पूछा जाए कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो आप बताइएगा 11 मूल कर्तव्य हैं, है ना, 11 कर्तव्य हैं। इससे पहले कितने थे, 10 थे, और आरंभ में कितने थे, तो इनमें से कोई नहीं था। इतना आपको ध्यान देना होगा, है ना। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 14 की बात कर लीजिए। पूछा गया है यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो राष्ट्रपति के पद को कौन ग्रहण करता है ना। राष्ट्रपति का पद भी खाली है, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है, तो हाँ, इसको राष्ट्रपति के पद को कौन ग्रहण करता है ये आपसे पूछा गया है। प्रधानमंत्री दिया है, लोकसभा अध्यक्ष दिया है, भारत के मुख्य न्यायाधीश दिए हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिए हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं दिया है। राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, दोनों ही पद खाली हैं, तो राष्ट्रपति पद पे कौन आएगा, तो याद रखिएगा जो उस समय के भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI जो है, वह आपके क्या हो जाएंगे, वो भारत के राष्ट्रपति पद को ग्रहण करेंगे। और अगर मान लीजिए न्यायाधीश का पद भी खाली है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय के जो सीनियर मोस्ट आपके जज होंगे वह जो इस पद को ग्रहण करेंगे, है ना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा भारत के ऐसे राष्ट्रपति का नाम जो राष्ट्रपति के पद की शपथ लेते वक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद से, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, है ना। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, टमाटर का रंग लाल होता है, बिल्कुल होता है। पूछा गया है किसके कारण होता है, कैप्साइसिन दिया है, लाइकोपिन दिया है, जेंथोफिल दिया है, कुरुकुमिन दिया है, और इनमें से कोई नहीं दिया। तो टमाटर का रंग लाल क्यों होगा बताइएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, लाइकोपिन। लाइकोपिन नामक वर्णक होता है जिसकी वजह से टमाटर का रंग क्या होता है, लाल होता है। और वहीं अगर बात करिए इस कुरुकुमिन की, तो कुरुकुमिन के कारण जो आपकी हल्दी होती है ना, जो हल्दी होती है, हल्दी के रंग का पीलापन पूछा जाता है किस कारण होता है, किस वर्ण के कारण होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, कुरुकुमिन, है ना। दोनों चीज़ें पूछी जाती है, इसको आपको ध्यान देना होगा। ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है कि आपने पूरा वीडियो वॉच किया होगा, पूरा वीडियो आपने देखा है और पूरा आपने पेपर को सॉल्व किया है। वीडियो के समाप्त होने पर आपने जो मार्क गेन किए हैं, खुद की ईमानदारी बरतिएगा। 9 किए हैं, 10 किए हैं, 12 किए हैं, 15 किए हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर ज़रूर दीजिए। ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ, ठीक है। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, गुड नाइट।